थैंक यू दोस्तों। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? विकल्प है 30, 36, 46, 56। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं रेलवे में, एसएससी में, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं टेट में, सीटेट में। तो सबसे पहले ये देखें प्रश्न क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। 30 है बचेगा, या 36, या 46, या 56। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 187, 233, 279 को भाग देने पर ये समान दशा में ये शेष बचना चाहिए। तो ये 233 है, तो इसको लिख सकते हैं हम कि 233 माइनस 187, इसको घटा लेंगे। और इसके बाद 279 में से 233 को घटा लेंगे। फिर इसके बाद से 279 में से 187 को घटा देंगे। 279 माइनस 187, अब इसको घटाएंगे तो 13 में 7 जाए 6, और यहाँ बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 12 में से 8 जाए 4, 46 हो जाएगा। इसमें से घटाएं तो 9 में से 3 जाए 6 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाए 4, 2 में से 2 0 हो जाएगा, यानी 46 हो गया। अब इसको देखते हैं कि 9 में से 7 जाए 2, और यहाँ बचेगा 7, 8 घटेगा नहीं, 17 हो जाए, 17 में से 8 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। और इसका हम निकाल लेंगे मौसा निकाल लेंगे। तो इसका मौसा निकालेंगे तो 46 का ये दुगुना होगा, यानी कि 46 दूना के 92। तो इसका मौसा आ जाएगा मेरा 46, यानी कि वह समान दशा में जब शेष बचने की बात आई तो इसमें हम इसका मौसा निकालेंगे। तो यानी कि ये 46 है, तो ये विकल्प संख्या सी सही होगा। एक बार फिर समझ लें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो 187, 233, यानी 233 में से 187 को हटा देंगे, 279 में से 233 को हटा देंगे, फिर 279 में से 187 को हटा देंगे। घटाने के बाद देखते हैं यहाँ पे 46 आता है, यहाँ पे भी 46 आता है, इसमें घटाए तो 92। इसका हम मौसा निकाल लेते हैं जो कि इसका अभिष्टेंश होगा, जो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो ये 46 आता है। इस तरह से विकल्प 46 होता है। आगे अगला प्रश्न है मेरा कि वह छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। पहले प्रश्न को समझते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग, देखिए प्रश्न में लिखा है पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त। इसमें देखिए ये 3, 4, 5, 6, 8 से प्रत्येक से वो क्या होना चाहिए, पूर्णतया विभक्त होना चाहिए, और वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ये विकल्प है मेरा 900, 1600, 2500, 3600। यदि इसके बात करें तो ये 30 का है, ये 40 का है, ये 50 का है, ये 60 का है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन अब ये प्रत्येक पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। तो आइए पहले निकालते हैं 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो ये निकालते हैं इसका एलसीएम। इसका एलसीएम जैसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से कटाते हैं 2 से कटेगा नहीं, 2 दूनी के 4, ये भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, 2 3 6, और ये 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये एक बार में, और ये भी नहीं कटेगा, और इसको भी उतार लेंगे, और ये 2, फिर 2 से कटा लेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, और ये जो है कैसे ही रहेगा, यह भी नहीं कटेगा, फिर ये 3, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, फिर यहाँ पे जो है 3 से कटाते हैं, और 3 से कटाएंगे तो ये 1 1, ये तो कटेगा नहीं,
ये कट जाएगा, ये एक। इसके बाद 5 से कटा लेते हैं, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यह भी और ये। अब एक एक आता है, छोड़ देते हैं। अब पूर्ववर्ग की बात कर रहा है कि पूर्ववर्ग होनी चाहिए, तो देखें इसका ये जोड़ा बन जाएगा और इसका जोड़ा नहीं बनता है। जिसका जोड़ा नहीं बनता है पूर्ववर्ग है, तो पूर्ववर्ग में क्या करते हैं कि इसको पूर्ववर्ग बना लेते हैं। तो जिसे पूर्ववर्ग बना लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि जिसका पूर्ववर्ग है, यानी कि इसका तो पूर्ववर्ग है लेकिन इसका पूर्ववर्ग नहीं है, तो इसको पूर्ववर्ग बना लेते हैं। और फिर इसका भी पूर्ववर्ग नहीं है तो इसका भी पूर्ववर्ग बना लेते हैं, और इसका भी पूर्ववर्ग नहीं है तो इसको भी पूर्ववर्ग। और इस प्रकार से जो प्राप्त होगा यही हमारा पूर्ववर्ग होगा। तो इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे 80 और 320, बांटते हैं 36। तो इस तरह से ये मेरा 3600 हो जाता है। तो ये मेरा इसका गुणनफल 3600 आता है, और इस प्रकार से मेरा विकल्प जो है ये 3600 करेक्ट होता है। देखिए ये कह रहा था वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ववर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो इसको विभक्त होने के लिए 3, 4, 5, 6, 8 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद उसका पूर्ववर्ग करते हैं। जिसका पूर्ववर्ग नहीं होता है उससे पूर्ववर्ग बना लेते हैं, और उसके बाद इसका जो पूर्ववर्ग होता है, जो मान आता है, वही मेरा अभिष्टेंश होता है इसका पूर्ववर्ग। यानी कि इसका जो है कि पूर्ववर्ग था, इसका वर्ग नहीं था, इसका वर्ग बना लिए, इसका वर्ग नहीं था, इसका भी बना लिए, और इसका वर्ग नहीं था, इसका बना लिया, और इस प्रकार से गुणा करने पे 3600 आता है। यही मेरा अभिष्टेंश होता है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग 2310 है तथा महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि इनमें से पर एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान देंगे इस बात को कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग 2310 तथा महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बात समझेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया होता है, तो इनका गुणा जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि दूसरी संख्या बराबर, तो दोनों यानी कि मौसा और गुणे लसा, तो लसा कितना है 2310 है, और इसका मौसा कितना दिया है इसको देख लेते हैं। मौसा दिया है 30, और इसके बाद पहली संख्या में से क्या दिया है 210 दिया है। अब इसको कटा लेते हैं, इस 0 से 0 कट जाएगा, 3 7 21 7 हो जाएगा। अब इस 7 से इसको भाग दे देते हैं, तो 7 तिलिक 21 हो जाएगा, 2 7 तिलिक 21 0, 330 यानी ये अभिष्टेंश है। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 तथा महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बात को समझेंगे कि यदि दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम दोनों दे दिया है और उनमें से एक संख्या दे गई है, दूसरी संख्या अगर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और मौसा गुणे लसा के बराबर होता है। तो इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो यानी कि लसा और मौसा का जो गुणनफल है उसमें पहली संख्या से भाग देते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 7 21 होगा, 7 से भाग देंगे 330 हो जाएगा, जो अभिष्टेंश हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। 120 है, 240 है, 360 है, 480। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे में, एसएससी में, टेट में, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं जो कम समय में हल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। इसको हल करने के लिए हम आसानी तरीके से 24 36 और 40 लिख लेते हैं और इसको आसानी से कटा देते हैं।
यदि ये बड़ी संख्या से कट जाती है तो सबसे पहले बड़ी संख्या से कटा लेते हैं, जैसे कि 4 से ही कट सकती है। 4 से 24, 4 9 36 और ये 4 10 में 40। अब देखते हैं अगर ये छोटी संख्या से कटेगा तो 2 3 6 और ये 9 तो कटेगा नहीं, 2 5 10। इसके बाद से 3 से कट जाएगा, 3 1 में 3, 3 3 9 और ये 5 हो जाएगा। इसके बाद 3 से कट जाएगा, यानी कि ये 3 से कट जाएगा 5, फिर ये 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 1 और 1 हुआ। अब इसका गुणा कर लेते हैं, यही गुणा जो है मेरा अभिष्टेंस होगा। तो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले ये गुणा करने में ये देखते हैं कि कौन सी गुणा जो होती है कि जिसका इकाई 0 होता है। तो यदि देखते हैं इसका गुणा यदि इसमें करते हैं तो 2 5 10 यानी 0 हो जाता है, तो इसमें एक शून्य मिल जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं तो ये हो जाता है 4 3 12, 12 3 36 और इसमें एक 0 यानी कि 36 360, यानी कि ये मेरा विकल्प सी नंबर सही होता है। एक बार फिर समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसको कटा लेते हैं। ये बड़ी संख्या से अगर सभी कटती है, यानी सभी जितनी संख्याएं दी गई है सभी अगर संख्या कट जाती है बड़ी संख्या से तो वही उसका मसा हो जाता है। यानी 4 से ये तीनों कट रहा है, 4 से 24, 4 9 36, 4 10 40। अब देखते हैं कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे तीनों कटे, तो छोटी संख्या से कटा लेते हैं। 2 3 6 ये तो कटेगा नहीं, 2 5 10। अब देखिए 3 से ये कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है और ये 3 1 में 3 और ये 5 हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद उस संख्या से गुणा करते हैं जिसका इकाई अंक 0 होता है, तो 2 5 10 यानी कि इसका इकाई अंक 0 हो जाता है। इसके बाद में 4 3 12 3 36 हुआ, इकाई अंक 0 यानी कि 360 ये होता है मेरा विकल्प। आते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि बात को फिर समझते हैं कि एक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या हो। देखिए इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे गए हैं प्रश्न यानी परीक्षा में, तो ऐसे प्रश्न का हम जवाब कैसे देते हैं सबसे पहले समझेंगे कि एक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या हो। ये इससे क्वेश्चन जब आते हैं तो परीक्षा में हम सोचने लगते हैं कि क्या करें, कैसे इसको हल करें, कैसे इसका मान निकालें। तो देखिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं ऐसे, और ये आपको पता है कि इसमें भाज्य होता है। जो पूछ रहा है कि भाज्य क्या है, तो इसमें होता है मेरा भाज्य, ये भाज्य होता है। यहाँ पे जो होता है ये होता है मेरा भाजक होता है। यहाँ जो आता है ये होता है मेरा भागफल, और जो नीचे बचता है उसे कहते हैं शेषफल। बात को समझेंगे कि क्या कह रहा है कि एक भागफल का 25 गुना है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ होगा उसका ये 25 गुना होगा। अब शेषफल का 5 गुना, और यहाँ शेषफल जो होगा इसका 5 गुना होगा। यदि भागफल 16 हो तो मान लो कि यहाँ भागफल 16 है, यानी कि कह रहा है कि भागफल 16 है, तो यहाँ कह रहा है कि भागफल का 25 गुना है, यानी कि एक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो एक भाजक यानी भाजक तो ये है, भागफल ये है, इसका ये 25 गुना है, यानी कि इसमें जो है कि 16 गुणे 25 कर लेंगे, और इसका 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, और ये जो है इसका 5 गुना है। तो इसका 5 गुना कब होगा, जब इसमें 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 16 गुणे 25/5। तो इसका तो भाज्य क्या है, तो यहाँ पे 5 5 25 यानी 16 5 80, यानी इसका हो जाएगा शेषफल 80, और इसका गुणा कर देंगे 16 5 80 और 16 गुना 32, 32 8 बचेगा 40, यानी 400 हो जाएगा। तो ये भाज्य क्या है, तो हम जानते हैं कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेष जो है मेरा भाज्य होता है, तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे, यानी कि 16 चौके 64, 6400 प्लस 80, यानी कि यहाँ पे हो जाता है 6480, यानी ये विकल्प मेरा डी सही आता है। एक बार फिर समझ लेते हैं कि एक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पे समझेंगे कि भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम बनाए हैं
भागफल, शेषफल और ये भाग। तो यहाँ पे हमारा भागफल 16 है तो पहले 16 लिख लेते हैं। कह रहा है इसका 25 गुना है यानी 16 गुणे 25 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है शेषफल का 5 गुना 3 यानी इसमें 5 से भाग दे देंगे यानी कि 80 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ देंगे तो हमारा भाग मिल जाएगा। तो 16 चौके 64 यानी 6400 हो जाएगा। 80 जोड़ देंगे 6480 हो जाएगा। विकल्प नंबर मेरा डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्तिया 9 से विभक्त हो जाए। तो इस स्टार की जगह पर क्या है 9 से जो विभक्त होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये 67 35 स्टार 1 है तो ये 9 से तभी ये विभक्त होगा कि जब इनका योग 9 से कट जाए। तो देखते हैं यहाँ पे जो 67 35 स्टार 1 है इसको जोड़ लेते हैं और 9 से भाग देते हैं। तो यानी कि 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 3 16 हो जाएगा। 16 5 21 1 22। यदि ये 22 है तो 22 में 9 से भाग देंगे तो 22 में 9 से भाग देंगे तो एक बार अधिक देंगे। यदि पूरा कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो एक बार अधिक देंगे। तो 9 दूनी 18 9 तेरी 27। उल्टा घटाते हैं तो 7 में से 2 जाए 5 यानी कि 5 यहाँ पे जो है कि इसमें जोड़ देते तो पूर्तिया कट जाता। तो इस तरह से ये विकल्प संख्या मेरा 20 सही होता है। एक बार समझ लें कि ये 67 35 स्टार 1 है तो इसको जोड़ लेते हैं। पहले जोड़ने के बाद ये 22 आता है। किससे है तो 9 से। तो 9 से इसमें भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार अधिक देते हैं। एक बार अधिक देंगे तो 3 बार जाएगा यानी 27। उल्टा घटाते हैं 7 में से 2 जाए 5। इस तरह से जो ये 5 बचता है यही पूर्तियाँ विभक्त होती है। और इस तरह से ये जितने क्वेश्चन दे गए हैं सब रेलवे में, एसएससी में, टेट में, सीटेट में ऐसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। लेखपाली में भी पूछे जाते हैं। तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। थैंक यू।